ये डायरेक्ट तो रीडायरेक्ट का मतलब क्या है? एक ये देखें, लेट्स सपोज यार मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आसान सी। ये इतनी इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है जिसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो। ये एक वेबसाइट है, ये यूआरएल है, ये कौन सा है? HTTPS का। ठीक है, अगर इसको आप रीडायरेक्ट कर दें किसी और पेज के ऊपर, कि मतलब एक पेज है आपने बनाया हुआ है टेक्नोलॉजी के नाम से, ठीक है, वो करंटली जो है ना वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे ना किसी और पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे कि भाई उस पेज पे चले जाओ, या एक पेज से दूसरे पेज पे उस अगले बंदे को ना रीडायरेक्ट कर देना है। इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा जी, उस ये एक्सटर्नल सारे होते हैं। इसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि कोई ऐसा तो लिंक नहीं लगा हुआ जो कि 404 है। ठीक है, 404 क्या होता है लिंक? 404 होता है कि अगर आपने रिक्वेस्ट नॉट फाउंड होता है बेसिकली, कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक लगा हुआ है ABC.com का। ठीक है, यूजर वहां पे क्लिक करते हैं तो उसे वो नॉट अवेलेबल ही मिलता है, रिक्वेस्ट रिसोर्सेज मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो वो 404 है, वो बैड प्रैक्टिस में कंसिडर किया जाता है, इसलिए उनको रिमूव करना होता है आप लोगों ने। ठीक है, रिमूव कर देना होता है सबको, पेज नॉट फाउंड एग्जैक्टली। ठीक है, ये सारी चीजें इस जो है ना एक्सटर्नल इसके अंदर आती हैं आपकी। उसके बाद आ जाता है आपका सिक्योरिटी। ठीक है, ये ना मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में आपको आइडिया देता हूँ कि ये बेसिकली चीजें होती क्या है। ठीक है, जैसा कि एक सेकंड मैं इसको स्टार्ट से शुरू करता हूँ। इनके ना नोट्स भी बना दूंगा आप लोगों के। पहले आपके पास होता है, सबसे पहले होता है HTTP URLs। HTTP URL क्या होते हैं? ये वो यूआरएल होते हैं जो पुराने HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जो कि सिक्योर नहीं होता। देखिए, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP जिसको कहते हैं। ठीक है, उसको सिक्योर बनाने के लिए ना आप लोग यूज करते हैं HTTPS। ठीक है, ये बेसिकली SSL सर्टिफिकेट होता है। SSL सर्टिफिकेट किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए मस्ट होता है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट आपने सिक्योर बनानी है ना, तो उसने उसको आपने यहाँ पे लाजमन उसमें SSL इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे मैं ना आपको रीडायरेक्ट की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज ये यूआरएल है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? HTTPS के बगैर है यूआरएल। ठीक है, और आगे बढ़े, इसका स्टेटस क्या है? ये रीडायरेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये HTTPS वाले पे चला जाएगा, ये वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, इसके DNS आप चेक, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम भी नहीं याद है, मैं दिखा दूंगा आपको ना क्लास के एंड में। उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से पेज आपके कहाँ कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं वेबसाइट के। ठीक है, ठीक है, ये ना HTTP, ये डोमेन नेम .com के साथ आप करेंगे तो ये HTTPS पे ही रिडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपकी साइट के ऊपर कहीं पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसने इसको भी दिखाया है कि ये यूआरएल का लिंक जो है ना, ये आपकी पूरी साइट में कहीं किसी कंटेंट में इंटरलिंक है, तभी ये शो करवा रहा है। नीचे वाला भी सेम है। इसको एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद आ जाता है HTTPS URLs, कि कौन से यूआरएल हैं जो कि HTTPS के साथ हैं आपके, और उनका जो है ना स्टेटस कोड वो क्या है। तो ये वो सारे यूआरएल्स आ रहे हैं आपकी साइट के ऊपर। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका मिक्स्ड कंटेंट। ठीक है, मिक्स्ड कंटेंट क्या होता है? ऐसे पेजेस जो HTTPS यूज करते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज उसके मजीद आसान अल्फाज में जाता हूँ, कि ऐसे पेजेस हैं आपकी साइट के ऊपर जो कि HTTPS यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ रिसोर्सेज हैं जो इमेजेस या स्क्रिप्ट या मतलब स्टाइल शीट्स HTTP से ही लोड हो रहे हैं उसके। यानी कि वो जो आपको समझ आइए बात ही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे पेजेस हैं आपकी साइट के ऊपर जो कि HTTPS तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ रिसोर्सेज जो लोड हो रहे हैं ना, वो HTTP के ऊपर भी लोड हो रहे हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी को ना वीक कर देते हैं, क्योंकि इनसिक्योर रिसोर्सेज पूरी पेज की सिक्योरिटी को ना मतलब कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ना सभी जो रिसोर्सेज होते हैं, इमेजेस हो गए या स्क्रिप्ट हो गए, उनको होस्ट करना होता है HTTPS URLs के ऊपर। ठीक है, ये मिक्स कंटेंट के अंदर आता है आपका।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फ्रॉम यू आर एल इनसिक्योर, फ्रॉम यू आर एल इनसिक्योर। ये वेबसाइट के फॉर्म्स होते हैं ना, जो अगर वो एच टी टी पी पे सबमिट हो रहे हैं ना, तो ये इनसिक्योर होते हैं। यानी कि अगर आपकी साइट के ऊपर किसी ने फॉर्म फिल किया है तो वो एच टी टी पी के ऊपर ही सबमिट हो रहा है, तो वो इनसिक्योर होगा। तो उसको ना एच टी टी पी एस के ऊपर कन्वर्ट करना होता है, बेसिकली अपडेट करना होता है कि वो उसी के ऊपर ही हो। ठीक है, नीचे वाला वही है। ठीक है, अनसेफ क्रॉस ओरिजिन लिंक्स। ये ऐसे लिंक होते हैं जो दूसरी वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, लेकिन बिना किसी प्रॉपर सिक्योरिटी के। ठीक है, अनसेफ सेफ जो लिंक्स होते हैं यूजर और वेबसाइट दोनों के लिए जो है ना रिस्क क्रिएट करते हैं। तो इनका एक सोल्यूशन होता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ना इनको सेट किया जाता है। उसको मैं आपको मैसेज में भेज देता हूँ। समथिंग मैं लिख लूँ ना इसको जरा। या मैं वो नहीं हूँ, एक मिनट, बस ठीक, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक यूआरएल आ रहा है, तो उसको बाद में हम देखेंगे। यार कंफ्यूजन तो नहीं हो रही चीज़ों के अंदर? प्लीज़ खुल के बोले। सलमान भाई, आपको, आसिफ, बाकी लोग, किसी को कोई जो है ना डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो बताएं, क्योंकि ये एक लेक्चर के अंदर चीज़ कवर नहीं होगी, हम इसको फर्दर भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए, ज़्यादा टेक्निकल जो है ना मैं नहीं जानना चाहता। ठीक है, कि काफ़ी लोग बगैर ओवरव्यू के ना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि वो ज़्यादा जो है ना उसमें वो परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास, आपका अल्लाह भला करे, प्रोटोकॉल रिलेटिव रिसोर्स लिंक्स। ये क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपकी जो होती है ना डोमेन, लेट्स सपोज एग्जाम्पल.com के फॉर्मेट में हो, और एच टी टी पी या HTTPS का जो मेंशन नहीं करते, ऐसे एक होते हैं प्रोटोकॉल लिंक्स रिसोर्सेज होते हैं, जो कि जो है ना फॉर एग्जाम्पल.com ओपन हो रहे फॉर्मेट में है, और HTTPS या HTTP दोनों को मेंशन नहीं करते होते हैं। ये गलत प्रोटोकॉल चूज कर सकते हैं। HTTP, अगर HTTP कर देते हैं तो एक सेकंड, मैं इसको एक सेकंड, एक और चीज यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल ढूंढ लूँ कोई, उस एग्जांपल में दिखाता हूँ। मैंने एक निकाली थी एग्जांपल, लेकिन मैं उसको देखता हूँ अगर है तो, ताकि मजीद आपको समझाने में आसानी हो। यार मिल नहीं रही है, क्लास के एंड में देखूंगा। मैंने कुछ नोट्स भी बना के रखे थे, तो अगर उनमें हुई तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। बेसिकली इसको आसान अल्फाज में आप समझ लें कि आपने एक साइट ओपन की है, ठीक है, एग्जाम्पल.com के फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में एग्जाम्पल.com लिखा हुआ है, और उसका जो है ना HTTP या HTTPS का मेंशन नहीं कर देता वो। ठीक है, तो वो उसको हम कंसीडर कर लेंगे प्रोटोकॉल रिलेटिव रिसोर्स लिंक्स के अंदर। इनको बाद में ना अपडेट करना होता है, लिंक को अपडेट करके उनको HTTPS में ऐड करना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से ना उसके अंदर लोड हो। खैर, अगला है हमारे पास, ये दो चार चीज़ें हैं ना, इनको मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, कि ये वाला और रिस्पॉन्स कोड्स और जो है ना कैनोनिकल इश्यूज जो है ना वो वाले, ताकि प्रॉपर तरीके से ना आप लोगों को क्लियर हो। एक चीज़ आ जाती है मिसिंग HSTS हेडर। HSTS हेडर होता क्या है, पहले तो ये देखना। HSTS होता है कि HTTPS स्ट्रिक्ट ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हेडर।
वेबसाइट को ना फोर्स करता है कि वो हमेशा HTTPS यूज करे। समझ में आया? कि वो वेबसाइट को फोर्स करते हैं कि आपने HTTPS ही यूज करना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ही यूज करना है आपने। अगर नहीं हुआ तो वो वेबसाइट एक्सीडेंटली जो है ना HTTP पे भी लोड हो सकती है फिर। ठीक है, ये उस पर्पज के लिए यूज होता है। इसके अंदर देखो यूआरएल्स भी आए हुए हैं। ठीक है, उनका स्टेटस भी ओके आ रहा है, बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, कुछ इंडेक्सेबल हैं कुछ नॉन इंडेक्स हैं, ये बेसिकली उस पर्पज के लिए यूज होता है। सर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप इसके लिए ना जाके यूट्यूब पे पढ़ें जाके पहले। मैं इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में जो है ना, मैं बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जाना चाह रहा था, कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे वो लोग भी हैं क्लास में जिनको अच्छा खासा नॉलेज है। मैं सिर्फ और सिर्फ आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर एक चीज़ है क्या। ठीक है। ये HSTS हेडर जो है ना, ये आपकी वेबसाइट को बेसिकली फोर्स करता है कि आपकी वेबसाइट HTTPS के अंदर ही लोड हो, HTTP यूज ना करे। ठीक है। ये वेब सर्वर जो, अब मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाता हूँ फिर, कि वेब सर्वर में जाके HTS हेडर जो है ना उसको इनेबल करना होता है आपने। ठीक है, अपैची में जाके सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में HSTS जो है ना रीडायरेक्ट ऐड करना होता है वहाँ पे। ठीक है, मैं करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए बातें। अच्छा, मिसिंग कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेडर, ये क्या होता है? ये हेडर वेबसाइट को मेलवेयर जो होते हैं ना और हार्मफुल स्क्रिप्ट जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। कि आपके कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि आपकी वेबसाइट को ना डैमेज कर सकता है, वो हैक के लिए भी यूज हो सकता है। उन चीज़ों से ना ये उसको आपकी साइट को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को जो ना वेब सर्वर के हेडर में ना ऐड करना होता है उसमें जाके। और अगर ये हेडर मिसिंग हो तो अटैकर जो है ना हार्मफुल स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिससे आपकी साइट जो है ना वो हैक भी हो जाती है। अगला है, मैं मेरे ख्याल में मिस तो नहीं कर दिया मैंने, एक सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास मिसिंग एक्स कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, नहीं सॉरी, ये नहीं था। मिसिंग मिसिंग एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस हेडर। ये हेडर ब्राउजर को बताता है कि वो कंटेंट को स्ट्रिक्ट तरीके से लोड करे। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या है? अगर ये मिसिंग हो तो ब्राउजर कंटेंट को गलत तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, मैं आपको मैसेज में लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ें हम यूज करते हैं, मैं करवा दूंगा अगर आप में से कुछ लोग जो विलिंग होंगे ना आगे जाके। ये मैं किनको कर दिया, सॉरी, अदनान भाई को कर दिया, सबको करना है। ठीक है। जी, क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन मार्क के साथ। प्रॉपर ना डिटेल लिखा करें प्लीज, क्या क्या बात कर रहे हैं, ताकि अगले बंदे को क्लियर हो। आपकी वेबसाइट पे देखें, पता चल जाता है इजीली। एक तो एक्स्ट्रा पेजेस ऐड हो जाते हैं, पोस्ट लग जाती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पॉपअप्स आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है जिसको आपको इजीली जो है ना मेजर कर सकते हैं कि आपकी साइट हैक हो चुकी है।
यार एक सेकंड, एक चीज क्लियर कर लें पहले। मैं ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिस्पॉन्स कोड्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स कोड्स जो है ना, ये आप यहाँ पे देखें ना, तो ये ऑल आ रहे हैं ओवरऑल जितने भी हैं आप लोगों के पास। ये चेक करेंगे ब्लॉक्ड बाय रोबोट TXT, इसके ऊपर कितने यूआरएल्स हैं जिसको वो ब्लॉक किया गया। यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वो कैटेगरीज के ही हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद कुछ रेडिट के हैं, फेसबुक के हैं, गेट पॉकेट के हैं, इनके हैं जिन्होंने इन वेबसाइट में खुद बंद किया हुआ होगा, लिंक्डइन के हो गए कुछ। बाकी जो है ना ये कैटेगरीज के हैं, इसके अंदर कोई ऐसा रिस्पॉन्स कोड नहीं है जो कि इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी साइट के ऊपर है और वो क्रॉलर के लिए ऑफ की गई है। अगर यहाँ पे होगी आप उसको चेक करेंगे, उसको चेक करने के बाद आप उसको अलाउ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना, नो ब्लॉक्ड रिसोर्सेज कोई नहीं आ रहा, नो रिस्पॉन्स है, ये देख लेंगे हम कि नो रिस्पॉन्स वाले कौन कौन से हैं। ये वाले कुछ यूआरएल्स पड़े हुए हैं। DNS का इशू है, कनेक्शन का इशू है, ये सारे इश्यूज हैं। अच्छा, ये हर एक चीज़ जो है ना आप डिटेल में क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे उसकी वेबसाइट के ऊपर। सक्सेसफुल कितने हैं, 200 वाले जितने भी हैं यूआरएल, ये देखें, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये सारे सक्सेस, इसका स्टेटस ओके आ रहा है। ये आप यहाँ से चेक करेंगे वन बाय वन कि कोई इसमें ऐसा तो नहीं है कि जिसमें इशू हो। रीडायरेक्शन वाले कितने हैं, ये वाले रीडायरेक्शन वाले पेजेस हैं। ये एक पेज है जिसके अंदर 2024-10 लिखा हुआ है, ये परमानेंटली हो गया है, मूव हो गया है। नीचे अगर जो है क्लाइंट एरर होगा वो यहाँ पे आएगा, सर्वर का कोई इशू होगा कि आपकी वेबसाइट जो है ना सर्वर में कोई जेनेरिक इशू आ गया, लेट्स सपोज आपने रिक्वेस्ट भेजी और वहां से कोई इशू आ रहा है, तो वो जो है ना 500 में कंसीडर किया जाएगा, तो वो वहां पे आ जाएंगे। 502 होगा तो सर्वर में कोई इनवैलिड रिस्पॉन्स रिटर्न किया है, वो आ जाएगा, बैड गेटवे इसको कहते हैं बेसिकली। 503 होगा तो वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगा, सर्वर टेम्परेरी अनअवेलेबल है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो 503 लिखा हुआ आ जाता है, तो उसका ये मतलब होता है। 504 है ना, तो गेटवे टाइम आउट होता है कि सर्वर टाइम जो है ना पर रिस्पॉन्स नहीं दे सकता आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास URLs। ये ज्यादा ना गौर से देखें चीज। ठीक है, ये इश्यूज जो है ना अब इस वेबसाइट के अंदर नहीं है। मैं ना आप लोगों में से, यार किसी और ने भी एक वेबसाइट बड़ी अच्छी सी मुझे भेजी थी, वो ड्रीम क्या था, प्लीज दोबारा भेज सकते हैं मुझे। ऊपर चैट में चली गई, पर वो डायरेक्ट मैसेज कर दें मुझे। ये यहाँ पे जो है ना URL की टैब, इसके अंदर आप URL का सारा स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अंडरस्कोर कितने आ रहे हैं उसके अंदर, अपर केस कितने हैं, मल्टीपल स्लैशेस आ रहे हैं तो वो कितने हैं, जो यहाँ पे आपको शो होंगे तो उनको आप फिक्स करेंगे। ब्रोकन बुक मार्क्स हैं तो वो देखेंगे। जैसे कि अभी इसके अंदर एक इशू आ रहा है, वो आ रहा है ओवर 115 कैरेक्टर्स, कि इसके URL में, ये अब जब हम आगे जाएंगे ना तो मैं ये आपको दिखा भी दूंगा पेज टाइटल के अंदर। ठीक है, वो कहता है कि इसके टोटल यूआरएल हैं 377, इनमें से जो है ना 14 यूआरएल वो हैं जो कि जिनकी लेंथ जो है ना वो 115 कैरेक्टर से भी ऊपर है, तो उसके उसके अंडर होना चाहिए था उसको। ठीक है, इसकी जो आगे वाली लेंथ है, ये वाली, ये वो चीज़ें हैं सारी। उसके बाद आप, एक सेकंड मैसेज आ गया मुझे, इसको मैं ना ये अभी चेक करता हूँ, मैंने इसको पहले भी ओपन किया था। उसके बाद आ जाते हैं पेज टाइटल। ठीक है, ये बताता है कि आपके पेज टाइटल के क्या हिसाब किताब है सारा। ऑल पे किया है तो सारे आ गए हैं सबसे पहले। उसके बाद आ जाता है मिसिंग, कि कोई ऐसा पेज है जिसका टाइटल मिसिंग है, तो जी बिल्कुल मिसिंग है, इस पेज का टाइटल मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग है तो इसमें आप जाएंगे, इसको नोट डाउन करेंगे और ऐड करेंगे जाके, इसके पेज टाइटल को ना ऐड करेंगे वहां पे। डुप्लीकेट कोई नहीं है,
मुझे ये बताएं कि ये ओवर जो है ना, ओवर 60 कैरेक्टर एंड बिलो 30 कैरेक्टर्स, ये क्या बला है? ये मैंने आप लोगों को एक लेंथ बताई थी अपने टाइटल को बनाने के लिए, इसने कहा है कि 60 इसके अंदर ना ओवर 60 कैरेक्टर कितने हैं यूआरएल? 48। 48 यूआरएल्स वो हैं जिनकी लेंथ जो है ना वो 60 कैरेक्टर से ज्यादा है, वो ये वाले पड़े हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 62। ये वाला टाइटल पड़ा है, इसकी लेंथ कितनी है? 64। ये वाला है, इसकी है 71। 83 वाला भी डाला हुआ है, 72, 76। यानी कि 130 में से 48 वो हैं जिनकी लेंथ ज्यादा है। अब मुझे बताएं कि इनकी लेंथ जो है 60 से कम ऊपर होती है तो क्या हो जाता है? बताएं मुझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर पे शो, स्यूटेड सर पे शो होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, वो हाफ कट हो जाता है ना, आगे वाला 60 तक तो शो होगा, उसके आगे जो है ना वो कट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बिलो 30। ये कुछ यूआरएल्स हैं जो 30 को छोड़ दें आप, ये नॉर्मल है। होम पेज है, अबाउट अस है, होम है, कॉन्टैक्ट है, इनका नहीं इशू, ये ठीक है। पिक्सल का किसको पता है, बताएं मुझे। ओवर 561 पिक्सल 45 है। पिक्सल का बताएं मुझे, पिक्सल का किस किस को आइडिया है कि ये क्या चीज होती है? नहीं, इमेज की बात ही नहीं कर रहा, इमेज साइज की तो बात ही नहीं की, यहाँ तो बात ही पेज टाइटल की हो रही है। पहले ऊपर पढ़ तो लेना, तो पे टाइप है जगह पिक्सल। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ऊपर उन्होंने ठीक लिखा है कि पेज पे जितना पिक्सल ठीक टाइटल में आता है। देखो, आपके पास ना जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना, ये एक जगह लेते हैं। ठीक है, आई जब लिखेंगे ना तो छोटी जगह लेगा, डब्ल्यू लिखेंगे तो बड़ी जगह लेगा। इनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, सिर्फ बताने का मकसद है आप लोगों को। ये मैक्सिमम आपके कवर उसी में हो जाते हैं जब आप अंडर जो है ना 60 कैरेक्टर के अंदर ही जाते हैं। ये डब्ल्यू है ना तो वो लिखने में आता है बड़ा, तो इसलिए वो थोड़ी सी ज्यादा जगह घेरता है, पिक्सल ज्यादा लेता है। जो आई है वो कम लेता है, तो इसके हिसाब से इसको कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैं इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता, बस आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ। स्पेस बिल्कुल सेम एज H1। ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनके ऊपर सेम एज H1 का आ रहा है आपका इशू। टाइटल लेंथ इतनी है, इंडेक्सेबल है। कौन कौन से टाइटल हैं, ये कितने हैं? 130 में से 11 है। मल्टीपल कोई नहीं है, इसको छोड़ दें। उसके बाद आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन टोटल आपकी आ रही है 130, ऊपर भी आपकी 130 थी यूजर्स के हिसाब से। दो जो है उनके अंदर मिसिंग है, एक इसके अंदर मिसिंग है और एक इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, जिसको हम ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट है ना, क्लाइंट को आपने बताना है कि यार ये एक यूआरएल है आपका, बेस्ट इसेंशियल ऑयल फॉर एग्जाइटी स्ट्रेस एंड स्लीप, इसकी ना मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, तो ये प्लीज ऐड कर दें। ठीक है, ये क्या वेबसाइट है, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा होंगे आप उनको कैलकुलेट करेंगे। और मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल में, कि वो कैसे लगानी है। ठीक है, डुप्लीकेट चेक करेंगे आप। टाइटल जो है ना इसका वो चेक करेंगे कि ओवर 155 कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए था जो आपने H1 बनाया था। ठीक है, ओवर 155 भी नहीं होना चाहिए और बिलो 70 भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल में होना चाहिए एक। ओ सॉरी, टाइटल कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो आपकी होती है 155 कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो आपकी वो 150 155 के कैरेक्टर के अंदर ही रहनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन का पता है ना, जब आप उस पे गूगल पे कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो सारे के ऊपर जो वेबसाइट आती है ऊपर जो है उनका टाइटल होता है, नीचे जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो वो 155 के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे 130 में से 57 वो हैं जो कि 155 को क्रॉस कर रही हैं, और दो वो हैं जो कि बिलो 70 हैं। इसकी 30 है, 41 है। ठीक है, पिक्सल की वही बात आ गई, मल्टीपल का कोई इशू नहीं है। मेटा कीवर्ड को छोड़ दें अभी के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम H1 के ऊपर। H1 कौन सी है, मिसिंग किस किस की है? दो पेजेस हैं, एक होम पेज है और एक ये पेज है। इन दोनों की H1 हेडिंग मिसिंग है, जिसको हम ऐड करेंगे।
डुप्लीकेट किस किस की है? ये डुप्लीकेट की डिटेल्स हैं आपके पास, H1 हेडिंग कहाँ कहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है। उसके बाद आ जाता है ओवर 70 कैरेक्टर्स। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको ना वर्डप्रेस ओपन करके ना साथ साथ फिक्स भी करवाऊँ चीजें। नहीं तो अभी वाला लेक्चर जो है ना कम से कम 2.5-3 घंटे के ऊपर चला जाएगा। ओवर 70 कैरेक्टर्स, इनकी कितनी है? 50 है। आपने इनको वन बाई वन चेक करना है, जिनकी लेंथ ज्यादा है उसकी H1 की लेंथ को आप लोगों ने फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे 96 kp ऊपर है यार, ये देखो, ये देखो, देखे, 96 के ऊपर जा रहा है। मल्टीपल कितनी है? इतनी है जी मल्टीपल। ऑल्ट हो गया। H2 के ऊपर आ जाते हैं, टोटल H2 कितनी है? 130 है। मिसिंग H कितनी है? एक मिसिंग है इसके अंदर। डुप्लीकेट 40 है। ओवर जो है वो 4 आ रही है। मल्टीपल जो है 114 आ रही है। ठीक है, अच्छा मल्टीपल को छोड़ देना, मल्टीपल पे ज्यादा फोकस नहीं देना, वो चलते रहते हैं, वो इजी होता है, के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। कंटेंट, कंटेंट जो है ना ये भी आपने लाजमी एक दफा चेक करना है कि ओवर जो है ना 130 आपकी पब्लिश्ड है। ठीक है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कितने हैं? कंटेंट आपका डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। नियर डुप्लीकेट कितने हैं वो देखने, यहाँ पे नहीं आ रहा एग्जैक्ट डुप्लीकेट। लो जो है ना कंटेंट पेजेस वो कितने हैं? ये एक पेज है जो कि बार बार आ रहा है, इसका कंटेंट को लो है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके देख लेता हूँ इसमें है क्या चीज़। अच्छा, इन्होंने ना एक और इशू भी किया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को भी दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा ना, तो वो उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, ग्रामर का कोई इशू है नहीं है? रीडेबिलिटी डिफिकल्ट कितने हैं? ये एक पेज है जिसकी रीडेबिलिटी डिफिकल्ट है, तो आप लोग इसको भी फिक्स करेंगे। इसको इजी जो है ना, इसको इजी बनाएंगे, हार्ड नहीं रखना, इजी करना है कि आसानी होनी चाहिए पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इमेजेस आपके पास। टोटल इमेजेस कितने हैं? 148 इमेजेस हैं आप लोगों के पास। ठीक है, और ओवर 100 KB इमेजेस कितना है? क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आप लोगों ने जो इमेजेस यूज करने हैं वो अंडर 100 KB होने चाहिए। 100 KB से ज्यादा इमेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर देखें जब मल्टीपल इमेजेस होते हैं ना, लेट्स सपोज के आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 इमेज है, 1 1 MB के हैं, तो वो कितना ज्यादा लोड डालेंगे, साइट स्लो करेंगे। ठीक है, तो उसको 100 KB होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये कुछ इमेजेस हैं जिनका ये साइज है। लेट्स सपोज ये पहला इमेज है, मैं एक मिनट इमेज को भी लोड कर लेता हूँ। ये इमेज है, ये वाला एक इमेज है, इसका साइज कितना है? 368.8 KB। इसको होना चाहिए अंडर 100 KB। ठीक है, तो आप इसको जो है ना चेंज करेंगे, इसका जो साइज है वो डिक्रीज करेंगे और अंडर 100 KB के अंदर लेके आएंगे। ये टोटल कितने हैं? 48 है, 148 में से। तो इनको आप फिक्स करेंगे वन बाई वन। जब क्लाइंट को आप बताएंगे, आप बताएंगे कि आपकी साइट के ऊपर इतने इमेजेस हैं जिनका साइज मोर देन 100 KB है, तो उसको वन बाई वन को फिक्स आउट करेंगे फिर। ठीक है, या प्लगइन के जरिए आप जो है ना कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। मिसिंग ऑल टेक्स्ट, कि आपकी साइट के ऊपर जो इमेजेस हैं 148 में से 10 इमेजेस वो हैं जिनका ऑल टेक्स्ट ही मिसिंग है, तो ऑल टेक्स्ट उसका ऐड करना है फिर। ठीक है, मिसिंग ऑल एट्रीब्यूट ये नहीं छोड़ दें। ऑल टेक्स्ट ओवर 100 कैरेक्टर्स जो है ना, ये 3 इमेजेस वो हैं जिनका ऑल टेक्स्ट जो है वो ओवर 100 कैरेक्टर्स है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज की डिटेल है। मिसिंग साइज एट्रीब्यूट्स हैं, ये इमेज दिखा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ इमेजेस हैं जिनका साइज का भी इशू है। लेट्स सपोज दिस वन। यहाँ पे आप लोगों को कोई ब्रेक चाहिए छोटी सी, या क्या करना है? ताकि बाकी लोग जो है ना वो कंफ्यूज ना हो उसके साथ। बैड कंटेंट टाइप, इसके ऊपर भी ऐसी फाइल, ये ना जो बैड कंटेंट टाइप्स होती है ना, ये ऐसी फाइल या पेजेस हैं जिनका कंटेंट टाइप गलत है या प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट का ना इसमें बाजू का इशू हो जाता है। ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों को इम्पेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह करेंगे आगे। इनके चार आ रहे हैं, इनको देखेंगे आप कब बन रही है। रिस्पॉन्स कोड जो है ना, ठीक अभी तक चीजें शुरू हुआ। यूआरएल कर लिया है, टाइटल कर लिया है, ये उसने अभी क्रॉल कर लिया है। मैं प्रैक्टिकल के लिए काफी मेहनत लगनी है, मैं कोशिश करूंगा करवा दूँ आप लोगों को। कोशिश करूंगा यार, मैं प्रॉमिस नहीं करता आप लोगों के साथ, मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी। इसके अंदर सिक्योरिटी भी है। बाद वाली इस ओवरव्यू को ना मैं यहाँ तक रखता हूँ, ताकि काफी लोग हैं फिर ना वो डबल माइंडेड हो जाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे ना। तो फिर उसमें कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को ना वो करवा दूँ। ओवरव्यू जो है ना, आगे दो तीन चीजें हैं उनका क्लियर करवा दूँ, और फिर ना मजीद थोड़ी थोड़ी डिटेल के अंदर जाएंगे इसमें। मैं बाकी बस नहीं, आज आज इतना काफी है, प्लीज अभी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, मैंने अभी मतलब बाकी ऑफिस का काम भी करना है। तो अभी इतने इसको देखेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह करेंगे अगले लेक्चर में। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया ताकि सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज ना हो। खैर, इस ओवरव्यू को हम यहाँ तक ही रखते हैं, इमेजेस तक। कि सारी जो चीजें ना आगे जो है ना, कैनोनिकल्स, पेजिनेशन और बाकी दो चार चीजें जो है ना वो हम कर लेंगे उसको। ठीक है, साइट मैप हो गया, ये हो गया, इसको पढ़ लेंगे। तो अब एक काम करते हैं, मैं ना आप लोगों को एक दो चीजें और एडिशनल जो है ना वो बता देता हूँ। रुको जरा। ये देखिए। ठीक है, अच्छा, ये एक, मैंने जब आपको ना ऑडिट दिखाया था ना, ऑडिट रिपोर्ट एक दिखाई थी, तो उसमें प्लेजरिज्म भी हम चेक कर रहे होते हैं ना, डुप्लीकेट कंटेंट भी चेक कर रहे होते हैं कितना है। तो ये एक दो वेबसाइट है, ये इस पर्पज के लिए भी यूज होती है। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया है इस साइट का, और मैं आ जाता हूँ पेज स्पीड टेस्ट में। इसमें इसका नाम है पिंग डॉम टूल है। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं, और साथ में इधर भी ना इंटर कर लेते हैं। ये देखें, ये इसने परफॉर्मेंस ग्रेड दे दिया, ये सारी चीजें आप क्लाइंट को मेंशन करेंगे। लोड टाइम कितना था, 5 से कम ही होना चाहिए आपका, तो ये कितना है, 101, जो कि अच्छा है। ठीक है, ये वाली डिटेल नीचे वाले जो है ना, ये सारी डिटेल आप क्लाइंट को सबमिट करेंगे, बताएंगे उसको। साथ कोर वेब वाइटल भी चेक करेंगे कि आपके पेजेस जो है, आपकी ओवरऑल साइट की परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस स्कोर कितना है, बेस्ट प्रैक्टिस स्कोर क्या है, एक्सेसिबिलिटी हो गया, एसईओ का हो गया, मोबाइल के ऊपर क्या रिस्पॉन्स दे रही है वो। ठीक है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप के ऊपर उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। कंटेंट जो है ना वो भी आप चेक करेंगे कि योर रिपोर्ट इज रेडी। ठीक है, योर डुप्लीकेट कंटेंट 9% है, कम है, कॉमन ज्यादा है, यूनिक कंटेंट सबसे ज्यादा है इनका। ठीक है, ये क्लाइंट को ये चीजें भी आप लोग बताएंगे। डुप्लीकेट कंटेंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 9% है। दी डुप्लीकेट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट इज 9%, द मीडियम फॉर ऑल द वेबसाइट इज 17, फॉर योर साइट इज मोर देन 18 ऑफ ऑल। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, कॉमन कंटेंट कितना है, इंटरनल लिंक पर पेज का क्या सिनेरियो है, ये वाली चीज, एक्सटर्नल लिंक, ये सारी डिटेल जो है ना, ये आप वन बाई वन क्लाइंट को बताएंगे।
ये भी कुछ एडिशनल चीज़ है, इसका मैं ओवरव्यू भी नहीं देता, जब वो करवाऊंगा ना अगला लेक्चर तो उसी के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये भी कवर करवा दूं आप लोगों को। अच्छा उसके अलावा ना हम एक और चीज़ चेक करते हैं, मैं ना जुनेद भाई की वेबसाइट, उसी को ही मैं उठा लेता हूँ, जुनेद भाई की वेबसाइट को। अच्छा ना, अब ये जुनेद भाई की वेबसाइट है ना, अब हम इसके बारे में ना कुछ चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, एक सेकेंड पहले मैं इसको कर लूँ। मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने के बाद ना मैं आ जाता हूँ उसके रिसोर्सेज के अंदर, वेबसाइट का। उससे पहले ना मैं इसकी चला जाता हूँ वापस होम पेज पर, देख सकते हैं, मैं आपको तो दिखाया था, ये इस साइट का होम पेज है। WP कंटेंट वर्डप्रेस यूज कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। उसके बाद इसके प्लगइन्स आ रहे हैं, एलिमेंटर प्रो है, ठीक है, एलिमेंटर किट है, ठीक है, मेटफॉर्म है, प्रीमियम ये है, उनका प्लगइन है। थीम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये एलिमेंटर का यूज कर रहे हैं थीम, थीम एसिड आ गया, ठीक है। अपलोड्स हैं, अपलोड के अंदर जो है फॉन्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ना कितनी चीजें जो है ना आप अपने कंपटीटर की जो है ना वेबसाइट से एनालिसिस लगा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये उस पर्पज के लिए यूज होता है, यानी कि आपके कंपटीटर की साइट है और आप उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, पढ़ना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या सीन है, तो ये वो चीजें आप चेक कर सकते हैं। अगर उनकी साइट में कोई इशू आ रहा है तो ठीक है, कोई प्लगइन इशू कर रहा है तो वो चीजें यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करेंगे, कंसोल पे आने के बाद आपको ये भी दिखा देगा, ठीक है, कि ये जो प्रीलोड एलिमेंट या ये लगा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर एक छोटा सा इशू आ रहा है उसको देखेंगे आप। तो ये आप लोग ना अपने कंपटीटर की साइट को भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपके क्लाइंट ने आपको साइट दी हुई है तो आप उसका भी थोड़ा बहुत ना एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आई ये बात, ये कंफ्यूज तो नहीं हो गए? यानी कि लेट्स सपोज अगर एक वेबसाइट है आप लोगों में से किसी की, तो आप चेक करना चाहते हैं यार इसने कौन से थीम यूज किया है, कौन से प्लगइन यूज कर रहा है, कौन सी चीजें यूज कर रहा है, उसका कुछ आइडिया ना आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से। जी एग्जैक्टली, खोलेंगे ना तो खुल जाएगा, वैसे भी इंस्पेक्ट कर लें पेज को तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये वैसे मैंने राइट इंस्पेक्ट पेज किया तो उससे भी क्लिक तो शॉर्टकट थी, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है? अच्छा एक और चीज भी है, और उसको कहते थे मशीन, ये archive.org की है, ठीक है, वेबसाइट। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप अपने कंपटीटर की वेबसाइट को या जो आपका क्लाइंट है उसकी वेबसाइट की जो है ना आर्काइव्स, उसका उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज मैं इनकी वेबसाइट ही उठा लेता हूँ, ठीक है। इधर आ जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे साइट का URL डाला है, एंटर किया, प्रेस एंटर, तो इसका आर्काइव डाटा जो इंटरनेट के ऊपर है ना वो भी ये दिखा देगा इस साइट को लेके। ये चीजें कम्प्लेक्स तो नहीं लग रही जो एंड पे समझा रहा हूँ? अच्छा इसका डाटा सेव हुआ है 15 टाइम बिटवीन अगस्त टू दिसंबर, 4 दिसंबर। अच्छा इस वेबसाइट वाला को बंदा यहाँ पे बैठा, ये मुझे बता सकता है कि ये अगस्त में मेरे ख्याल में बनी होगी वेबसाइट, ऐसा ही है? इसका ना जी कुछ डाटा शो कर रहा है,
ठीक है, ये साइट जो है ना अगस्त में बनाई थी इन्होंने। ठीक है, ये ये आ रहा है, स्नैपशॉट आ रहे हैं इसकी, इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये साइट तब कैसी दिखती थी। ठीक है, सारी डिटेल जो है ना साइट की, एज एज के रिलेटेड जो है ना आप वो आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं। देख सकते हैं इसको, मुझे लगता है होता जाएगा। ठीक है, ये स्नैपशॉट इसने लिया था 16 अगस्त को। फिर उसके ऑनवर्ड आप आगे भी देख सकते हैं उसका। नेट थोड़ा सा स्लो है ना, तो लिहाजा आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। सिंपल आप क्लिक करेंगे ना तो आपको सारी डिटेल जो है ना उस साइट की, प्रीवियसली हिस्ट्री के बारे में वो पता चल जाएगी यहाँ से। कलेक्शन चेंजेस, समरी, साइट मैप, यूआरएल्स, सब कुछ। बात की समझ आई है? ये देखें, ये यूआरएल्स हैं इसके। ठीक है, उनकी कुछ हिस्ट्री पड़ी हुई है यहाँ पर, साइट मैप। अच्छा, यहाँ पे ना हर वेबसाइट की डिटेल होती है, जो कि प्रीवियसली बनी होती है ना, उसके बारे में काफी कुछ यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को। कोई वेबसाइट का पहले पुराना डिजाइन क्या था, नया डिजाइन क्या था ना, वो तक आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लेता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, अगस्त में लेगा, हो सकता है एक दो दफा ले ले, या उसके अंदर क्या नाम है, सितंबर में एक आधा स्क्रीनशॉट बना ले। ये मैक्सिमम डिटेल जो है ना आप उसकी चेंजेस भी फैच आउट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटिंग कर रहा है। ये देखो। ठीक है, दिसंबर में आगे जो है ना ये भी अभी आगे आपको बता देंगे, क्लिक करेंगे ना तो आपको ये डाटा पूछना। शो इस पे नहीं करते, उस पे कर देगा पहले वाले पे, नंबर पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग ये भी कर। जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग तो मैं भी ऑफ करने लगा।